बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने लास्ट क्लास में इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन में बात की थी। हमने कहा था दो किस्म के इक्विलिब्रियम होते हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। और हमने कहा शॉर्ट रन के अंदर हमारे पास तीन किस्म के इक्विलिब्रियम हैं, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड व्हाट सब नॉर्मल प्रॉफिट। तो जरा आप सिचुएशन समझिएगा। जरा सबसे पहले मैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की बात करने जा रहा हूँ। हालांकि डायग्राम मैंने लास्ट क्लास में बना दिया था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ मैं दोबारा से बनाऊँ, एक फ्रेश माइंड के साथ दोबारा से इस डायग्राम को समझें। डायग्राम की कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी है जिसकी वजह से मुझे दोबारा से इनको बनाना पड़ेगा। मैंने कहा दो बातें हमेशा याद रखनी है, प्रॉफिट कंडीशन एक अलग चीज है और आउटपुट डिटरमिनेशन पॉइंट जो होगा, जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, वो अलग बात है। तो कभी भी आप इक्विलिब्रियम कंडीशन को और प्रॉफिट कंडीशन को आपस में मिक्स मत कीजिएगा। यस और नो? तो नॉर्मल प्रॉफिट कंडीशन क्या होगी बेटा? जब एवरेज रेवेन्यू बराबर आएगा एवरेज कॉस्ट के। यस और नो? ये प्रॉफिट कंडीशन है। इस बात को अच्छी तरह आप दिमाग में फिट कर लो। बिल्कुल पैरेलल आप दो डायग्राम बनाएंगे। एक डायग्राम इंडस्ट्री की डिमांड सप्लाई को रिप्रेजेंट करेगा और एक इंडिविजुअल फर्म को रिप्रेजेंट करेगा। ये डायग्राम बनाकर हम बार बार एक ही बात बोलना चाहते हैं कि हर इंडिविजुअल फर्म प्राइस टेकर है, ना कि प्राइस मेकर। ये बात लास्ट क्लास में बहुत तफसील से आपसे डिस्कस हो चुकी, ऐसा ही है। तो हमने कहा जनाब हाउ प्राइस एंड आउटपुट इज डिटरमाइंड, सबसे पहली बात वही है। तो हमने कहा जनाब इंडस्ट्री की डिमांड और इंडस्ट्री की सप्लाई क्या करेंगी? प्राइसेस को तय करेंगी। ऐसा ही है बेटा। डिमांड सप्लाई इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट ई पर, डिटरमाइनिंग व्हाट आउटपुट ऑफ द इंडस्ट्री एंड प्राइस। ये प्राइस आ गई, ये क्वांटिटी आ गई और ये ओवरऑल आउटपुट आ गया इंडस्ट्री का, जिसको हम क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड भी कह सकते हैं। और हमने लिया परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द वाई एक्सिस, तो हमें वहां से क्या मिल जाएगी बेटा? प्राइस मिल जाएगी, जो कि कांस्टेंट है एट एनी आउटपुट लेवल फॉर इंडिविजुअल फर्म। हमने कहा यही इंडिविजुअल फर्म का डिमांड कर्व है, क्योंकि डिमांड दो चीजों के रिलेशनशिप को शो करता है, प्राइस और क्वांटिटी। तो प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप जो है वो क्या है? डिमांड कहलाता है। यस और नो? आप बताइए मुझे, ऐसा है कि नहीं? तो हमने कहा यही लाइन हमारे लिए क्या है? डिमांड है। यही लाइन मार्जिनल रेवेन्यू है और यही लाइन हमारे लिए क्या है? एवरेज रेवेन्यू भी है और यही प्राइस भी है। प्राइस तो वो सामने से कंटिन्यू होते हुए आ रही है आपके सामने, ऐसे ही। अब प्राइस फिक्स हो गई, अब डिसीजन इंडिविजुअल फर्म के हाथ में। ये इंडिविजुअल फर्म जो है वो कैसे आउटपुट डिटरमाइन करती है।
ठीक है जी। तो आउटपुट डिटरमाइन कैसे होगा, जहां पर इस इंडिविजुअल फर्म का मार्जिनल कॉस्ट कर्व राइज होते हुए कट करे किसको, मार्जिनल रेवेन्यू को। तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व राइज होते हुए कट कर रहा है मार्जिनल रेवेन्यू को इस पॉइंट पर, ये हमारा आउटपुट डिटरमिनेशन पॉइंट है। ठीक है जी। इधर से लेंगे हम परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द एक्स एक्सेस, तो हमें क्या मिल जाना है, आउटपुट मिल जाना है। ये प्राइस पी है, ये जीरो है, ये आउटपुट ओ एम है, और जो ये जो आपका पॉइंट है, क्योंकि इसके जरिए इक्विलिब्रियम आ रहा है, इसको मैं पॉइंट ई का नाम देने जा रहा हूँ। बुनियादी डायग्राम बेटा हर केस में यही बनेगा, ये बुनियादी डायग्राम है, इसको अच्छी तरह फिक्स रख लें। अब इसका मतलब क्या है, अब आपको दिखाना है कि फर्म क्या अर्न कर रही है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट दिखाने के लिए आप क्या करें, जो आउटपुट देखें, ख्याल रखना है आउटपुट पर जितना एवरेज रेवेन्यू है, मतलब आउटपुट ओ एम पर जितना डिस्टेंस एवरेज रेवेन्यू है, उतना डिस्टेंस किसको दिखाएं, एवरेज कॉस्ट को। तो आपको क्या करना है, आपको एवरेज कॉस्ट को ड्रॉ करना है इसी पॉइंट पर, और इस तरह ड्रॉ करना है कि क्योंकि इस पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट भी एवरेज कॉस्ट को कट कर रहा है, तो ये एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट होना चाहिए। यानी आपको डायग्राम बनाते वक्त मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का रिलेशनशिप को भी याद रखना है, भूलना नहीं। ये एवरेज कॉस्ट बन गया ना। अब सारा मसला ये है, देखें उम्मीद है आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा कि मैंने कैसे ड्रॉ किया। अब सारा मसला है कि इसको जो ज्योमेट्रिकली इस डायग्राम को आप इंटरप्रेट कैसे करेंगे। ऐसा ही ना बेटा, ये मैंने लास्ट टाइम भी बना दिया था, मैंने एक दफा फिर बना दिया, लेकिन मैंने इस डायग्राम को लास्ट टाइम जो इलस्ट्रेट नहीं किया था। ऐसा ही है, मतलब इस डायग्राम को हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेनेशन के जो की पॉइंट्स हैं वो आपके सामने। अच्छा जी, अब इसका मतलब क्या है, अगर एग्जाम में आप इतना भी लिखाएं जितना मैं लिख रहा हूँ, वैसे तो आप अल्फाज जोड़ के लिख सकते हैं, ठीक है, वो अल्फाज हम जोड़ लेंगे मसलन, लेकिन हमें बुनियादी की पॉइंट्स पहले समझना है। तो इस डायग्राम को जरा हमें एक्सप्लेन करना सीखना है। तो हम बोलेंगे भाई समझाओ जरा, कुछ सवालात के जवाब दो। आउटपुट, तो आप क्या बोलेंगे जनाब, आप बोलेंगे सर इस डायग्राम में ओ से लेकर एम तक का फासला क्या है, आउटपुट है। यस और नो बोले हैं, रिस्पॉन्स दें ताकि मैं आगे बढ़ूं। पर इस डायग्राम में ओ से लेकर एम तक का फासला क्या है, आउटपुट है। सब रिस्पॉन्स दें। तो आपने कहा आउटपुट इज ओ एम, यस और नो। अच्छा जी, अगला सवाल, प्राइस। ठीक है जी, प्राइस क्या है, कोई इशू नहीं। प्राइस मेजरमेंट कहाँ की है हमने, वाई एक्सिस पर। तो ओ से लेकर पी तक का फासला क्या है, प्राइस। ओपी इज व्हाट, प्राइस। बड़ा बहुत तवज्जो से आप सुनेंगे आप मेरी बात को अच्छी तरीके से। अच्छा जी, ओके। मार्जिनल रेवेन्यू बराबर है मार्जिनल कॉस्ट के। हमेशा आप इसको आउटपुट पे मेजर करेंगे कि जो आपका आउटपुट ओपी है, ओ एम है, उस ओ एम वाली लाइन को आप ले जाएंगे कि वो कहाँ कट कर रहा है। तो ये लाइन में ले जाता हूँ, ये लाइन आई यहाँ पर, तो ये लाइन एक वक्त में चार चीजों को कट कर रही है। मार्जिनल कॉस्ट यानी मतलब आउटपुट ओ एम पर ये डिस्टेंस वाई एक्सेस पर आपकी मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, आउटपुट ओ एम पर ये डिस्टेंस आपके मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है। यस और नो।
तो हम बोलेंगे जनाब ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली एम से लेकर ई तक का फासला, एम से लेकर ई तक का फासला, एम से लेकर ई तक का फासला हमारी मार्जिनल कॉस्ट है, एम से लेकर ई तक का फासला हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है। यस और नो, रिस्पॉन्स प्लीज। भाई समझ में आ रही है बात? मैंने आपको डेटा के साथ भी समझाया हुआ है। अगर ये प्राइस 10 रुपए थी तो क्या होता, ये एम से लेकर ई तक का फासला 10 रुपए बनता ना बेटा। एम से लेकर ई तक का फासला 10 रुपए है, एम से लेकर ई तक का फासला ही 10 रुपए मार्जिनल कॉस्ट है। डेटा भी है आपके पास समझने के लिए इस बात को, अगर आपको अभी बात समझना है तो। अच्छा जी आगे बताइए। एवरेज रेवेन्यू क्या है? तो आप बोलेंगे आउटपुट एम पर ओ एम पर एवरेज रेवेन्यू चाहिए, तो इस लाइन को ले जाइए सीधा वहां पर जहां पर ये एवरेज रेवेन्यू को कट करे। तो ये लाइन इसी पॉइंट पे एवरेज रेवेन्यू को कट कर रही है, यही एवरेज रेवेन्यू है। तो आप क्या बोलेंगे सर, एम से लेकर ई तक का फासला ही एवरेज रेवेन्यू। यस और रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स। अच्छा जी अब क्या चाहिए, एवरेज कॉस्ट चाहिए। तो एवरेज कॉस्ट कैसे ढूंढेंगे, इसी आउटपुट पर जो लाइन होगी उस लाइन को आप कंटिन्यू करेंगे और वो कंटिन्यू जहां पे जाके कट करेगी एवरेज कॉस्ट को, तो आप बोलेंगे ये ब्लू लाइन पे यहाँ कट कर रही है एवरेज कॉस्ट को। तो आप बोलेंगे एम से लेकर ई तक का फासला ही क्या है, एवरेज कॉस्ट। एम से लेकर ई तक का फासला ही एवरेज रेवेन्यू है, एम से लेकर ई तक का फासला ही एवरेज कॉस्ट। यस और नो, रिस्पॉन्स प्लीज। जवाब देना बेटा। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज योर एवरेज प्रॉफिट, देन व्हाट इज योर एवरेज प्रॉफिट। आप बोलेंगे सर एवरेज प्रॉफिट बराबर होता है किसके, एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट। यस और नो, यस और नो। भाई देखो आपकी पार्टिसिपेशन भरपूर चाहिए मुझे, साथ साथ बोलते जाओ, बस बोलते जाओ। एवरेज प्रॉफिट बराबर होता है एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट। अब आप बोलेंगे सर एवरेज रेवेन्यू भी एम ई है और एवरेज कॉस्ट भी एम ई है, तो जब मिसाल के तौर पे एवरेज रेवेन्यू भी 10 रुपए है और एवरेज कॉस्ट भी 10 रुपए है, तो एम ई माइनस एम ई, आंसर इज व्हाट, आंसर इज व्हाट, 0। The firm is earning what? The firm is earning 0 economic profit. That is called what? Normal profit. Yes or no? Response दें बेटा, बात समझ में आती है? अच्छा जी एक और तरीका कार है, वो क्या है अब सुनिएगा। नाउ टोटल रेवेन्यू, हाँ भाई रेवेन्यू फंक्शन पढ़ा था ना बेटा। रेवेन्यू फंक्शन बराबर होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी के, और प्राइस हमेशा एवरेज रेवेन्यू के बराबर होती है। तो अगर मैं एवरेज रेवेन्यू को मल्टीप्लाई कर दूं किससे, आउटपुट से, करो रिस्पॉन्स बेटा, रिस्पॉन्स करो। एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, आउटपुट इज इक्वल टू व्हाट, टोटल रेवेन्यू। अब जरा मुझे मैथमेटिकली समझाओ, अगर फर्ज करो y एक्सिस पे प्राइस 10 रुपए थी और आउटपुट 8 रुपए था, तो मैं 10 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा रेवेन्यू 80 रुपए आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। अगर यहाँ पर मैं P ना लिखूं, यहाँ पे मैं 10 रुपए लिख दूं, और यहाँ पर मैं OM ना लिखूं, यहाँ पे मैं 8 यूनिट्स लिख दूं, तो 10 रुपए को 8 यूनिट से मल्टीप्लाई करने से मेरा रेवेन्यू 80 रुपए आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब ज्योमेट्रिकली रेवेन्यू कैसे निकालना है, ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्री अब सारी की सारी, ज्योमेट्री में ओपी क्या है,
ओपी, ब्रेथ बोलते हैं या लेंथ बोलते हैं, जो बोलना चाहें, ठीक है। ये लेंथ है भाई, ज्योमेट्रिकली सोचा ना, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ये पूरा रेक्टेंगल बना हुआ है असल में। ये लेंथ है, ओपी वाला डिस्टेंस लेंथ है, ओएम वाला डिस्टेंस ब्रेथ है। तो अगर मैं इस साइड को इस साइड से मल्टीप्लाई करूंगा तो आप जानते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है, टोटल एरिया। यस और ओपी प्राइस मल्टीप्लाइड बाय ओएम आउटपुट। तो अगर ये इतना डिस्टेंस इतने डिस्टेंस से मल्टीप्लाई होगा, एक लेंथ है और एक ब्रेथ है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ क्या मिलेगा आपको, टोटल एरिया। तो ज्योमेट्रिकली दिस एरिया OPEM, OPEM is what, is what your total revenue। यस और नो जवाब दें। और ये लेंथ इनटू ब्रेथ वाली कहानी मैंने आपको बेटा वहां भी समझा दी थी, अगर आपको याद हो, कहां पर, इलास्टिसिटी के अंदर। तो रेक्टेंगल OPM इज रिप्रेजेंट्स व्हाट। ये तुम्हें बचपन में थ्योरम क्यों समझ नहीं आया, ये मसला था ना बेटा, तुमने कभी समझने की कोशिश नहीं की थ्योरम को। रेक्टेंगल OPEM, this rectangle OPEM is what, total revenue। yes or no। now find what, total cost। अब आप सब जानते हैं एवरेज कॉस्ट को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए आउटपुट से तो क्या बन जाएगा, टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। यस और नो। अब एवरेज कॉस्ट क्या है, एम से लेकर ई तक का फासला, चाहे आप इधर से लेंथ लें चाहे आप इधर से लेंथ लें, कोई इशू नहीं है, बराबर बात तो एक ही है ना। एम से लेकर ई तक का फासला लिखा हुआ ना एवरेज कॉस्ट, लेंथ इनटू ब्रेथ, ME मल्टीप्लाइड बाय OM। तो अब भी रेक्टेंगल सेम बन जाएगा। OPEM यानी रेक्टेंगल OPEM ही टोटल रेवेन्यू के बराबर है, रेक्टेंगल OPEM ही टोटल कॉस्ट के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, तो व्हाट इज योर टोटल प्रॉफिट, total profit is equals to what, total revenue minus total cost। now what is your total revenue, OPEM minus what is your total cost, OPM। तो डिफरेंस क्या बचा, 0। the firm is earning what, 0 economic profit। yes or no, normal profit। समझे हैं कुछ बात या नहीं, बताइए। तो इस डायग्राम को जरा इस तरह इंटरप्रेट करना है। अब इसको लिखना थोड़ा सा क्या है, मिला के लिख लेंगे, कोई इश्यू नहीं, लेकिन अगर आप एग्जाम में कम से कम जितना मैंने लिखा उतना भी लिखाएंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे बेटा, आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे इसके ऊपर। ये जो है, और पेपर में पिछली अटैम्प्ट को छोड़कर उससे पिछली 3 अटैम्प्ट देखें तो आपको पेपर के पास पेपर में ऑन द फेस एक डायग्राम मिलेगा इस तरह का ही, या इस तरह की सिचुएशन का डायग्राम मिलेगा जिसमें एग्जामिनर डायग्राम दिया हुआ है और बोलता है इस डायग्राम को आप इलस्ट्रेट कर दो। समझे बात को या नहीं, यानी पेपर में बतौर क्वेश्चन डायग्राम प्रिंट किया हुआ एग्जामिनर ने। आप ये देखो, आप पास पेपर चेक करो, पता लगेगा आपको। पिछली अटैम्प्ट से पिछली अटैम्प्ट को छोड़कर उससे पिछली 3 अटैम्प्ट देखो, लगातार 3 अटैम्प्ट में ऑन द फेस एक डायग्राम बना हुआ आ रहा है
उस डायग्राम को आपने क्या करना है, इलस्ट्रेट करना। और यही सारी चीजें इसमें आती हैं। तो वो डायग्राम जो कल तक आपके लिए खौफनाक थे, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह वो आपके लिए आसान बन जाएंगे, कोई मुश्किल बात नहीं हो, बस समझ लगनी चाहिए कि आप कर क्या रहे। ठीक है बेटा। अब बात क्या है, अब देखो ये एवरेज कॉस्ट है, ठीक है। इस एवरेज कॉस्ट को अगर मैं उठा के ऊपर ले जाऊंगा तो लॉस हो जाएगा, क्योंकि एवरेज कॉस्ट जो है वो एवरेज रेवेन्यू से क्या हो जाएगा बेटा, ग्रेटर हो जाएगा। और अगर इस एवरेज कॉस्ट को मैं नीचे दिखाऊंगा तो मेरा एवरेज रेवेन्यू जो है वो एवरेज कॉस्ट से ग्रेटर हो जाएगा, तो मैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ। तो इसका मतलब बेसिक डायग्राम बेटा सेम रहेगा, बेसिक डायग्राम सेम रहेगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। आउटपुट डिटर्मिनेशन पॉइंट में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको बार बार डायग्राम बना के दिखाऊंगा, बार बार समझाऊंगा, आप अच्छी तरह उस डायग्राम को देख लें स्टेप बाय स्टेप। ऐसे नहीं कि अब डायग्राम आपने, अगर आप डायग्राम स्टेप बाय स्टेप नहीं बनाएंगे डायग्राम आप सही नहीं बनेगा। पहले प्राइस आएगी, फिर मार्जिनल कॉस्ट कट करेगा, आउटपुट तय कर लें, उसके बाद अब लगाएं प्रॉफिट कंडीशन। तो आप बार बार मुझे डायग्राम बनाता हुआ देखेंगे मैं क्या स्टेप फॉलो कर रहा हूँ डायग्राम बनाते हुए। याद रहेगा ना बेटा आप सब लोगों को? बताइए। अच्छा जी, चलते हैं अब आगे। अब नेक्स्ट डायग्राम देखिए आप सब लोग। नेक्स्ट डायग्राम क्या है हमारे पास, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है भाई? व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन व्हाट, एवरेज कॉस्ट। ठीक है, इट इज कॉल्ड व्हाट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, अब उसके बाद ये प्रॉफिट कंडीशन है, फिर याद दिलाता हूं मैं आपको, फिर वही बुनियादी बातें आपके सामने आएंगी। डायग्राम की लेबलिंग जरूर कीजिएगा पूरी तरीके से बेटा एग्जामिनेशन। अच्छा, यहाँ पर भी वाई एक्सिस भी मेंशन करेंगे, यहाँ पर प्राइस है, मार्जिनल रेवेन्यू है, मार्जिनल कॉस्ट है, एवरेज रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट, ये सब कुछ वाई एक्सिस पे प्लॉट हो रहा है, जो कि आप पहले ही प्लॉट करके आ चुके हैं। डिटेल डायग्राम जो आपने देखा हुआ है उसमें मैंने सब कुछ एक साथ प्लॉट करवा दिया था आपको, ताकि आपको समझ लग सके जनाब के सब चीजें प्लॉट कैसे हो रही। अच्छा जी, वही अब स्टार्ट करते हैं, वही डिमांड, डिमांड कर, सप्लाई कर। अच्छा, अब बात है कि यार फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कैसे करती है, सुनना पहले बात को तवज्जो से। तो कुछ जाहिर सी बात है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने के लिए एवरेज रेवेन्यू का यानी प्राइस का एवरेज कॉस्ट से अबव होना जरूरी है। तो अब आप सब जानते हैं कीमतें मार्केट में कैसे बढ़ती हैं। मार्केट में कीमतें बढ़ने के दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो डिमांड में क्या हो गया, इजाफा हो गया, डिमांड का अपवर्ड शिफ्ट हो गया, या सप्लाई में क्या आ गई, शॉर्टेज आ गई और सप्लाई का अपवर्ड शिफ्ट हो गया। सप्लाई की कमी और डिमांड का इजाफा मार्केट में कीमत बढ़ने की वजूहात बनते हैं। यस और नो, आप सबका रिस्पॉन्स चाहिए होगा मुझे। दो में से कोई एक बात होगी।
अच्छा पहले समझा दूं मैं आपको, देखो ये हमारा पॉइंट यहाँ था, ठीक है, ये हमारा आउटपुट था, ये हमारी प्राइस थी, ऐसे ही। अच्छा यहां से हम ले रहे थे परपेंडिकुलर, ठीक है जी। लेकिन अब मुझे ये वाली प्राइस नहीं दिखानी है, मुझे प्राइस हाई दिखानी है, ताकि फर्म क्या अर्न कर सके, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा अब एक तरीका तो इसका ये है कि फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कैसे कर रही है। अगर मार्केट में सप्लाई क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, मतलब यानी कि सप्लाई कर्व अपर शिफ्ट हो जाता है, फ्रॉम एस ऑफ एक्स टू, ये आपका रिवीजन भी हो रहा है उसका, मार्केट का। तो अब क्या होगा बेटा, आप सब जानते हैं क्या होगा, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा, यस और नो। नई प्राइस आएगी जो पिछली प्राइस से क्या होगी, हाई होगी, यस और नो, रिस्पॉन्स कीजिए ना बेटा, क्या कहते हैं आप लोग। और इसको हम ले जाते हैं टूवर्ड्स, यानी अब देखें ये प्राइस जो है ये पूरी मार्केट के सप्लाई कर्व के तब्दील होने से चेंज हो रही है, ये किसी इंडिविजुअल फर्म की सप्लाई कर्व से तब्दील नहीं हो रही है, ख्याल रखिएगा। पूरी मार्केट के हालात में ऐसे हुए हैं जिसमें सप्लाई शॉर्ट हो गई है, ठीक है। ठीक है जनाब। अच्छा जी, उसके बाद अब मैंने इस प्राइस को कंटिन्यू कर लिया, ये हमारी प्राइस है, जो पिछली वाली प्राइस से क्या है, मैं पिछली वाली प्राइस ड्रॉ नहीं कर रहा वरना क्या होगा, आपको डायग्राम देखने में क्या करेगा, परेशान करेगा आपको। ठीक है, ये प्राइस आ गई आपके पास, हमने कहा यही डिमांड कर्व, यही मार्जिनल रेवेन्यू और यही एवरेज रेवेन्यू। यूनिफॉर्म अब प्राइस समझ लो 10 से कितनी हो गई, 12 रुपए हो गई, 10 से 15 रुपए हो गई, यस और नो। तो प्राइस वैसे तय हो गई है, लेकिन समझाने का मकसद ये है कि फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे अर्न कर पा रही है, क्योंकि मार्केट में सप्लाई शॉर्ट हुई है, और सप्लाई शॉर्ट होने से मार्केट की प्राइसेस ऊपर चली गई हैं। हो सकता है आपके पास सप्लाई मौजूद हो, आप इसका फायदा उठा रहे हो, मिसाल के तौर पर सैलाब आ गया, बहुत सारे लोगों की फसलें खराब हो गई, लेकिन आपकी फसल खराब नहीं हुई, आपके पास अच्छी फसल पड़ी हुई, आपके आपके जो जो फील्ड है उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, अब तो आप मार्केट में मजे करोगे। ऐसा है ना, सप्लाई शॉर्ट होने से कीमतें खुद ब खुद क्या होंगी, मार्केट में बढ़ जाएंगी। सिचुएशन समझ पा रहे हैं बेटा, सब लोग। अच्छा जी, अब वही डायग्राम बनाएंगे। ठीक है जी, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व जिसने राइज करते हुए कट किया किसको बेटा, ये हमारा आउटपुट डिटर्मिनेशन पॉइंट, ख्याल रखिएगा इसका हमेशा। जिस पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट ने कट किया राइज होते हुए मार्जिनल रेवेन्यू को, वो हमारा आउटपुट डिटर्मिनेशन पॉइंट है। और फिर हमने उस आउटपुट को नाम दिया किस चीज का, ओ एम का, यस और नो।
रिस्पॉन्स करो। अब देखो प्रॉफिट कंडीशन याद रखो, प्रॉफिट एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। अब अगर मैं दोबारा से एवरेज कॉस्ट को यहां ड्रॉ कर दूं ऐसे, तो फिर तो ये होगा जनाब एम से लेकर दिस पॉइंट तक का फासला ही एवरेज रेवेन्यू होगा और एम से लेकर दिस पॉइंट तक का फासला ही एवरेज कॉस्ट होगा। तो फिर तो ये नॉर्मल प्रॉफिट बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, इस लाइन पर एवरेज कॉस्ट जो है वो इस पॉइंट से नीचे आनी चाहिए। इस लाइन पर एवरेज कॉस्ट जो है इस पॉइंट से नीचे आनी चाहिए, ताकि एवरेज कॉस्ट कम हो और एवरेज रेवेन्यू क्या हो, ज्यादा हो। लेकिन फिर वही बात कि उसको ड्रॉ करते वक्त मुझे ख्याल रखना है किसका, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट है। तो मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पर, और जिस पॉइंट को मैंने मार्क किया कि भाई मैं मार्जिनल कॉस्ट पर एवरेज कॉस्ट को यहाँ दिखा रहा हूँ, यानी एवरेज कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट यहाँ कट कर रही है। ये मार्जिनल कॉस्ट और इंटरसेक्टिंग उसका एवरेज कॉस्ट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इसका इक्विलिब्रियम से कोई ताल्लुक नहीं है, बस रिलेशनशिप वाला पॉइंट। अगर आप इसको अच्छा बनाएंगे तो अच्छी बात है, एग्जामिनर को डिलीवर होगा कि आप इस बात का भी ख्याल रख रहे हैं कि हाँ भाई आप मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के ताल्लुक को खराब नहीं कर रहे हैं। तो जिस पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को कट करता है वो एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट होता है, और उस पॉइंट के बाद से एवरेज कॉस्ट क्या हो जाती है बेटा, राइज हो जाती है। ये सबको पता है, यस और ये आपके सामने क्या आ गया बेटा, एवरेज कॉस्ट आ गया। अच्छा अब आप जरा गौर करें, हमेशा आपने क्या करना है, आउटपुट पे मेजरमेंट करनी है, आउटपुट पर। अब देखें एम वाली लाइन जिस जगह कट करेगी एवरेज कॉस्ट को, उतनी एवरेज कॉस्ट कहलाएगी। मतलब अगर आपकी प्राइस 10 रुपए है तो आपकी एवरेज कॉस्ट जो है वो, सॉरी आपकी प्राइस जो अगर 12 रुपए है तो आपकी एवरेज कॉस्ट जो है वो 10 रुपए है। समझे बात या नहीं, ताकि डिफरेंस क्या बन जाए, प्रॉफिट बन जाए। तो इसका मतलब क्या है, अब आप इसको मार्क कर लें, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लें। और इसको मार्क करके आप क्या कर लें, वाई एक्सिस पर इसकी मेजरमेंट कर लें। समझे बात या नहीं, और इस मेजरमेंट को आप कोई नाम दे दें। जैसे ये तो हमने नाम दे दिया ई का, ये पॉइंट ई है, इसको नाम दिया हमने एस का, इसको नाम दिया हमने टी का। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो मेजरमेंट हमने की, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखो समझना बात को, एम से लेकर टी तक का फासला, एम से लेकर टी तक का फासला कौन सी कर्व को कट कर रहा है, एवरेज कॉस्ट को। तो वाई एक्सिस पर एम से लेकर टी तक का फासला किस चीज को मेजर कर रहा है, एवरेज कॉस्ट को। एम से लेकर ई तक का फासला कट कर रहा है किसको, मार्जिनल कॉस्ट को। कट कर रहा है किसको, मार्जिनल रेवेन्यू को। तो एम से लेकर ई तक का फासला मार्जिनल कॉस्ट भी है, एम से लेकर ई तक का फासला मार्जिनल रेवेन्यू है। ये दोनों तो हर हाल में बराबर रहेंगे। और एम से लेकर ई तक का फासला एवरेज रेवेन्यू भी है। अब जरा तवज्जो से इस चीज को समझ लें आप जरा सब लोग, फिर अपने आप से सवाल करें। इस डायग्राम में प्राइस क्या है, आप बोलेंगे सर प्राइस है क्या, ओ से लेकर पी तक का फासला, फॉर एग्जाम्पल 12 रुपए, यस और नो। ओपी, अपने आप से सवाल करें, व्हाट इज आउटपुट, आउटपुट कहां मेजर हुआ है, एक्स एक्सेस पर। तो आप बोलेंगे सर ओ से लेकर एम तक का फासला क्या है, आउटपुट है। ओ एम इज आउटपुट। यस बेटा, जवाब देंगे। अच्छा जी, उसके बाद
मार्जिनल रेवेन्यू बराबर रहेगा हमेशा मार्जिनल कॉस्ट के। ये हमारा आउटपुट कंडीशन है, ये हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इसके बगैर हमारा गुजारा हो ही नहीं सकता। ये 2 पॉइंट कम से कम हमेशा बराबर रहेंगे। तो हम बोलेंगे एम से लेकर ई तक का फासला ही मार्जिनल रेवेन्यू है, एम से लेकर ई तक का फासला ही मार्जिनल कॉस्ट है। जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होगा मार्जिनल कॉस्ट के, वहां मार्जिनल प्रॉफिट जीरो होगा, और मार्जिनल प्रॉफिट जब जीरो होगा तो आपका टोटल प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये सारी बातें आपको पीछे समझा चुका हूं मैं आपको ना। उसके बाद बताइए अब एवरेज रेवेन्यू, तवज्जो चाहिए अब जरा आप सबकी। एवरेज रेवेन्यू तो देखना ये है कि आउटपुट ओ एम पर जो परपेंडिकुलर है वो एवरेज रेवेन्यू को कहाँ कट करता है। इस लाइन को ले जाओ, ऊपर ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, जब तक के एवरेज रेवेन्यू वाली लाइन ना आ जाए। आगे लाइन, ये एवरेज रेवेन्यू वाली लाइन है। मतलब क्या हुआ, एम से लेकर ई तक का फासला ही एवरेज रेवेन्यू है, और ये हमेशा प्राइस के बराबर ही होगा। यानी प्राइस को मैं अगर यहां मेजर करूं तो ओपी, अगर मैं प्राइस को ऐसे मेजर करूं तो एम ई। ओ से लेकर पी तक का फासला और एम से लेकर ई तक का फासला क्या है, बराबर है। यस और नो? जवाब दे। यस। नाउ व्हाट इज एवरेज कॉस्ट? एवरेज कॉस्ट, चलें जी एवरेज कॉस्ट को मेजर करें। आउटपुट पे आए ओ एम पर, इस परपेंडिकुलर को ऊपर ले गए यहाँ तक कि इसने किसको टच किया, किसको कट किया, एवरेज कॉस्ट को। तो इसने यहाँ पर एवरेज कॉस्ट को कट कर लिया, ये लाइन मैच कर लें। तो एम से लेकर टी तक का फासला, एम से लेकर टी तक का फासला क्या है, एवरेज कॉस्ट। यस और नो? रिस्पॉन्स प्लीज। नाउ वर्क आउट व्हाट योर एवरेज प्रॉफिट। व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट बराबर है एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट। ठीक है जी। तो व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू? एम ई। व्हाट इज एवरेज कॉस्ट? एम टी। नाउ अगर मैं एम से लेकर ई तक के फासले में से एम से लेकर टी तक का फासला कैंसिल कर दूं, तो जो डिफरेंस बचेगा वो क्या है, वो टी ई के बराबर है, या ई टी के बराबर है, जो भी आप कहना चाहें। तो डिफरेंस ऑफ व्हाट, एम ई माइनस एम टी, द डिफरेंस व्हाट, टी ई या ई टी। यस और बोले? तो योर एवरेज प्रॉफिट इज व्हाट, टीई। तो इस बार एवरेज प्रॉफिट आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इस बार आंसर जीरो नहीं है। द फर्म इज अर्निंग व्हाट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। आंसर जीरो से ग्रेटर देन है, पॉजिटिव है। तो जैसे ही आंसर पॉजिटिव हो गया, फर्म इकोनॉमिक्स में क्या अर्न कर रही है, पॉजिटिव प्रॉफिट। दैट इज व्हाट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अभी ठहरिएगा बेटा, अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं। अच्छा जी, ओके। नाउ यस, दोबारा से करते हैं। टोटल रेवेन्यू बराबर है किसके, एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, आउटपुट। रिस्पॉन्स प्लीज। इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो ओ पी एवरेज रेवेन्यू, वही प्राइस, या एम ई एवरेज रेवेन्यू, प्राइस, एक ही बात है। तो एम ई तक का फासला मल्टीप्लाई बाय ओ एम तक का फासला, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू व्हाट, ओ पी ई एम। तो रेक्टेंगल, रिस्पॉन्स प्लीज, रिस्पॉन्स। रेक्टेंगल OPM is your what, total revenue. Now calculate what, total cost. Total cost is what, average cost multiplied by output.
नाउ व्हाट इज टोटल कॉस्ट? नाउ व्हाट इज एवरेज कॉस्ट? एवरेज कॉस्ट व्हाट? m से लेके t तक का फासला एवरेज कॉस्ट है, o से लेके m तक का फासला आउटपुट है, तो mt मल्टीप्लाइड बाय o m। तो ये क्या बना बेटा? ये रेक्टेंगल इस तरह आ गया पूरा का पूरा। इसको पढ़ें कैसे? OSTM। तो रेक्टेंगल OSTM, दो डब्बे बन गए। तो बड़ा डब्बा OPEM टोटल रेवेन्यू, छोटा डब्बा OSTM total cost. Yes or no? Response please. Now what is your total profit? Total revenue minus total cost. OPEM बड़ा डब्बा माइनस OSTM छोटा डब्बा। तो जब आप बड़े डब्बे में से माइनस कर देंगे छोटा डब्बा, तो फिर बच जाएगा डब्बे में डब्बा। तो डब्बे में डब्बा क्या है? SPET। SPET रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स। OPEM टोटल रेवेन्यू माइनस OSTM टोटल कॉस्ट, बड़ा डब्बा माइनस छोटा डब्बा। रिस्पॉन्स इज व्हाट? डब्बे में डब्बा। तो डब्बे में डब्बा ये आ गया, डब्बे में डब्बा। तो जो मैंने एरिया शेड कर दिया है, ये शेडेड एरिया क्या है? SPET। और ये SPET हमारा क्या है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। यस बेटा, कोई सवाल हो तो बोलिए आप, अगर आपको बात समझ ना आ रही हो तो। रिस्पॉन्स देख लें, अच्छी तरह समझ लें। बताइए। ठीक है बेटा, क्लियर है? लिख लिया आप लोगों ने इसको? अच्छा, अब तीसरा डायग्राम क्या होना चाहिए फिर बताओ? सब नॉर्मल प्रॉफिट बनाया उसको, सब नॉर्मल प्रॉफिट। सब नॉर्मल है, ये पढ़ने के बाद सब नॉर्मल है। अच्छा जी, हुनैन ने बोल दिया सब नॉर्मल है तो बहुत बड़ी बात है यार मेरे लिए। अच्छा जी, ओके। नाउ द थर्ड वन इज व्हाट? सब नॉर्मल प्रॉफिट्स यानी के लॉसेस। और वो लॉसेस कब होंगे? जब एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन व्हाट? एवरेज कॉस्ट। हाँ ना भाई, सबसे ज्यादा टेंशन उन्हें को ही होती है ना, ये बताओ। ठीक है,
ना बेटा फिर से इंडस्ट्री, अगर पिछले डायग्राम में लिखना भूल गया हूँ तो आप लिख लीजिएगा बेटा। और एक और चीज वाई एक्सिस पर मेंशन जरूर कीजिएगा कि वाई एक्सिस पर आप क्या प्लॉट कर रहे हैं, क्योंकि स्पेस मेरे पास कम है, टाइम भी कम है, तो मैं वाई एक्सिस पे मेंशन नहीं कर रहा। यहाँ पर जो वाई एक्सिस है इस पर आप लिखेंगे आप क्या क्या प्लॉट कर रहे हैं, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये इधर मेंशन जरूर कीजिएगा लाजमी। ठीक है जी। नाउ ये डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व, ठीक है। ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। अच्छा अब ये प्राइस तय हुई थी जो पहले भी हमने रखी थी, लेकिन हमने कहा जनाब कि अब चेंज लाना है। चेंज लाना मतलब प्राइसेस को नीचे लाना है, ताकि प्राइसेस जो है वो आपकी एवरेज कॉस्ट से भी नीचे आ जाएं। और इस तरह जब आपकी एवरेज कॉस्ट ज्यादा होगी और प्राइसेस कम होंगी, आपका एवरेज रेवेन्यू कम होगा, तो आपकी फर्म जो है वो लॉसेस में चली जाएगी। यस और नो। जब आप लॉसेस में चलेंगे तो फिर आपकी कोशिश क्या होगी कि आपका लॉस कम से कम हो। तो कम से कम लॉस भी एक तरह से क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट है। मतलब लॉस मिनिमाइज करे जाएगा और प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जाएगा। मतलब लॉस में हमारी कोशिश होगी कम से कम लॉस हो, ऐसे ही है ना। तो अगर आपके पास बहुत सारे नेगेटिव प्रॉफिट्स हो तो उसमें जो सबसे कम नेगेटिव होगा वही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कहलाएगा ना। इस सेंस में जरा बात को समझिएगा, ठीक है। अच्छा अब भाई मार्केट में ऐसा क्या होगा कि चीजों की कीमतें कम हो जाएं, तो हम कहते हैं दो कंडीशन है। या तो मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाए, या मार्केट में प्रोडक्ट की सप्लाई में क्या होता है, इजाफा हो जाए। तो हम क्या करते हैं भाई, प्रोडक्ट की सप्लाई इंक्रीज कर लेते हैं। हमने कहा फसलें बड़ी अच्छी हो गई इस बार, आउटपुट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हुआ मार्केट में, तो सप्लाई कर्व क्या हो गई, शिफ्ट हो गई फ्रॉम एस ऑफ एक्स टू एस डैश एक्स। उसके बाद नया इक्विलिब्रियम आता है। और ये डायरेक्ट मूवमेंट दिखा रहा हूँ इक्विलिब्रियम टू इक्विलिब्रियम, प्रैक्टिकली आपको समझाया था कि ये मूवमेंट पहले इक्विलिब्रियम से डिसइक्विलिब्रियम तक है, फिर डिसइक्विलिब्रियम दोबारा इकोनॉम इसको इक्विलिब्रियम में लेकर आएगा। ये सारी बातें मैं डिमांड वाले सप्लाई वाले चैप्टर में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है जनाब, अभी आपके सामने आ गया। अब इस प्राइस से आप लें परपेंडिकुलर।
ये प्राइस आ गया आपके पास, आपने कहा यही प्राइस है, यही डिमांड कर्व है, यही मार्जिनल रेवेन्यू है, यही एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, जब प्राइस नीचे आ गई तो अब केस को इस तरह बन गया आपके पास कि मार्जिनल कॉस्ट ने कट किया मार्जिनल रेवेन्यू को राइज होते हुए। जिस पॉइंट पे कट किया वहां से लिया हमने क्या, परपेंडिकुलर टुवर्ड्स व्हाट, एक्स एक्सेस, आउटपुट मिल गया ओ एम। तो बार बार एक बात आपको बोल रहा हूं, इक्विलिब्रियम कंडीशन को मत छेड़ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन हर केस में एक ही है, बुनियादी डायग्राम सब में एक ही बन रहा है, जरा गौर कर लो इस बात पर अच्छी तरीके से, यस और नो, रिस्पॉन्स करो भाई। तो जरा देख लो, एम आउट, प्राइस क्या हुई ओपी, आउटपुट क्या हुआ ओ एम, एम से लेकर ई तक का फासला ही मार्जिनल रेवेन्यू है, एम से लेकर ई तक का फासला ही मार्जिनल कॉस्ट है, एम से लेकर ई तक का फासला एवरेज रेवेन्यू है। अब अगर लॉस दिखाना है तो इस आउटपुट पर एवरेज कॉस्ट इस पॉइंट से ऊपर दिखानी होगी। तो फिर इस तरह ड्रॉ करो एवरेज कॉस्ट को ऊपर, कि अगर वो कट कर रही हो, मतलब मार्जिनल कॉस्ट से कट कर रहा हो, तो वो उसका क्या हो, मिनिमम पॉइंट हो, और यहाँ से राइज होते हुए दिखा दो, और यहाँ से इसको ऐसे ऊपर ले जाओ और ये दिखा दो एवरेज कॉस्ट। और क्या करो, इस वाइट वाले परपेंडिकुलर को कंटिन्यू कर लो ताकि मेजरमेंट हो जाए किसकी, एवरेज कॉस्ट। ऐसे इसको ऊपर ले जाओ कि हाँ भाई ये आउटपुट एवरेज कॉस्ट को यहाँ कट कर रहा है, मतलब इस आउटपुट पर एवरेज कॉस्ट इतनी है। तो जैसे इसको तुम ले गए यहाँ पर, तुमने इसको पॉइंट आउट किया, इसकी मेजरमेंट कर ली तुमने कहां पर, वाई एक्सेस। अब इसको नाम दिया तुमने वही एस और टी, यस और नो, रिस्पॉन्स दो। अब ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर आपने गलती की तो मसला हो जाएगा। ख्याल रखना, आउटपुट वाली लाइन ही कट करे किसको, एवरेज कॉस्ट को। कहां कट करे, एवरेज रेवेन्यू से अबव। और जब उसको ड्रॉ करो तो ख्याल रखना कि जब वो मार्जिनल कॉस्ट पर आए तो वो मिनिमम, उसके बाद वो राइज करना शुरू कर दे। तो ये मुश्किल बात है कि आप इतने सारे पॉइंट्स का ख्याल रख सको। आउटपुट ओ एम पर एवरेज रेवेन्यू एम ई है, और आउटपुट ओ एम पर एवरेज कॉस्ट एम टी है। यस और नो बोलिए, रिस्पॉन्स कीजिए बेटा, बताइए। तो चलें इसको शुरू करते हैं बेटा, देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है इसका। तो हम कहते हैं बेटा व्हाट इज आउटपुट, अब तो आपको रट गया होगा ये, आउटपुट ओ एम, यस, ओ से लेकर एम तक का फासला आउटपुट है। अब देखो ऐसा नहीं यार, देखो एग्जाम में थोड़ा मजाक नहीं करना मेरे साथ। अगर एग्जामिनर तुम्हें ट्विस्ट करने के लिए, एग्जामिनर तुम्हें ट्विस्ट करने के लिए पी की जगह पर एम लिख दे और एम की जगह पी लिख दे, तो इसका मतलब थोड़ी होगा कि ओ पी प्राइस हो जाएगा, ओ एम आउटपुट हो जाएगा। प्राइस मेजरमेंट कहाँ होगी, वाई एक्सेस पर। ऐसा नहीं, फिर तुम बोलो सर आपने तो बोला था ओ एम आउटपुट है। भाई इधर इधर हम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे तुम टी लिख दो, यहाँ पे तुम एन लिख दो, यहाँ क्यू लिख दो, तो ओ क्यू, ओ एन, ओ टी, ओ आर, जो भी यहाँ लिखा हुआ हो, आउटपुट की मेजरमेंट कहाँ होगी, एक्स एक्सिस पर होगी। तो भाई रट्टे नहीं लगवाने मैंने आपसे। अगर यहाँ पे पी भी लिखा हो ना तो फिर मैं ओपी को आउटपुट बोलूंगा, और यहाँ एम लिखा हो तो मैं ओ एम को प्राइस बोलूंगा। समझना है मेरी बात को, तो प्लीज रट्टे मत मारिएगा। आउटपुट, प्राइस,
ओपी मार्जिनल रेवेन्यू बराबर रहेगा हमेशा मार्जिनल कॉस्ट के। ये हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो हम बोलते हैं सर एम से लेकर ई तक का फासला ही, ये परपेंडिकुलर आउटपुट वाला रेड लाइन को कट कर रहा है, एम से लेकर ई तक का फासला, ये परपेंडिकुलर ग्रीन लाइन को भी यही कट कर रहा है। तो ये मार्जिनल कॉस्ट है, ये मार्जिनल रेवेन्यू है। तो हम बोलेंगे एम से लेकर ई तक का फासला ही मार्जिनल कॉस्ट, एम से लेकर ई तक का फासला ही मार्जिनल रेवेन्यू। उसके बाद हम निकालेंगे एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू ये रहा, एम से लेकर ई तक का फासला ही ग्रीन लाइन को कट कर रहा है, ग्रीन लाइन ही एवरेज रेवेन्यू। अच्छा जी, अब बारी आती है किसकी सर, एवरेज कॉस्ट की। एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, तो आउटपुट वाली लाइन कंटिन्यू करो, ले जाओ कहां तक, एवरेज कॉस्ट तक। तो जैसे उसने कट किया एवरेज कॉस्ट को, तो एम से लेकर टी तक का फासला क्या है, एवरेज कॉस्ट। अब एवरेज कॉस्ट क्लियरली ग्रेटर दिख रही है किससे, एवरेज रेवेन्यू से। तो नाउ व्हाट इज योर एवरेज प्रॉफिट। तो आप बोलेंगे सर एवरेज प्रॉफिट बराबर है एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट। तो आप बोलेंगे एवरेज प्रॉफिट, एवरेज रेवेन्यू बराबर है एम ई जो कि छोटी वैल्यू है, माइनस एवरेज कॉस्ट एम टी जो कि बड़ी वैल्यू है। अब ये उसूल आप जानते हैं मैथमेटिक्स का कि अगर आप छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। मतलब योर एवरेज प्रॉफिट इज नेगेटिव, मींस व्हाट, यू आर इन लॉस। एम ई माइनस एम टी, द डिफरेंस इज व्हाट, ई टी, बट द डिफरेंस इज व्हाट, नेगेटिव। तो इसको लिखेंगे आप माइनस का ई टी। That is what, that is your subnormal profit। ऐसे ही। अच्छा जी, वही उसके बाद अब टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट। तो वही बार बार एवरेज रेवेन्यू एम ई, आउटपुट ओ एम, मल्टीप्लाई किया लेंथ इनटू ब्रेथ। अब छोटा डब्बा जो है वो रेवेन्यू है ओ पी ई एम। अच्छा जी, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट। अच्छा जी, ओके। अब क्या करें, एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय आउटपुट। क्या करेंगे, एवरेज कॉस्ट एम टी मल्टीप्लाई बाय आउटपुट ओ एम। तो अगर ये लेंथ और ये ब्रेथ मल्टीप्लाई होगी तो रेक्टेंगल ये बन जाएगा ओ एस टी एम, ओ एस टी एम। ठीक है जी। नाउ व्हाट इज टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट इज व्हाट, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अब आप सब जानते हैं कि टोटल रेवेन्यू जो है वो छोटी वैल्यू है, OPEM, माइनस बड़ी वैल्यू OSTM, बड़ा डब्बा। जब छोटे डब्बे में से बड़ा डब्बा माइनस करेंगे तो आपके पास डिस्टेंस क्या बचेगा, तो OPEM माइनस OSTM, तो डिफरेंस बचा आपके पास PSTE, लेकिन नेगेटिव, नेगेटिव माइनस PST। Your total profit is negative. That is what? It is loss, subnormal profit। हाँ, अगर आप इसको लॉस बोलें तो फिर आप इसको माइनस के साइन के बगैर लिख सकते हैं। मैं बोलूं AL एवरेज लॉस, ET। अगर मैं बोल दूं TL टोटल लॉस, PST, कोई इश्यू नहीं है। अगर मैं टर्म इस्तेमाल करूं लॉस की तो फिर मैं इसको बगैर माइनस के साइन के लिख सकता हूं। लेकिन अगर मैं टर्म इस्तेमाल करूंगा प्रॉफिट की तो फिर मुझे नेगेटिव प्रॉफिट दिखाना है। मींस व्हाट,
नेगेटिव प्रॉफिट इज योर व्हाट, लॉस। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके सामने 3 शॉर्ट टर्म के इक्विलिब्रियम मैंने मुकम्मल किए। अब एक दफा आप उसको स्टडी टेक्स्ट से पढ़ के देखिएगा, कोई क्यूरी हो तो मुझसे सवाल कीजिएगा। फिर इसमें आपको एक शटडाउन पॉइंट समझाना है और एक लॉन्ग रन का इक्विलिब्रियम समझाना है। फिर बाकी बाकी बचेगा मोनोपोली, ओलिगोपोली, इंशाल्लाह वो भी जल्द निमट जाएगा। समझ लें, अगर यहाँ तक कहानी निमट गई तो ये आपके हाथ में चैप्टर नंबर 5 काफी हद तक आ गया। और सीए के अंदर सबसे ज्यादा इकोनॉमिक्स में ये चैप्टर तंग करता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये डायग्राम इंटरप्रेट करना नहीं आ रहे होते उनको। ठीक है जी बेटा, बोलिए। बेटा क्यूएमटी का रिवीजन मैं तुम्हें बहाने बहाने से करवा रहा हूँ। तुम्हें इकोनॉमिक्स में मैंने कितना क्यूएमटी का रिवीजन करवा दिया तुम देखो, तुम्हें खुद पता नहीं है। तो मैं बिल्कुल पेपर से पहले इंशाल्लाह तुम रेडी हो जाओ। 12 दिन रह गए, एडमिट कार्ड तुम्हारा आ गया, एडमिट कार्ड तुम्हारा आ गया, नहीं आया ना, तो टेंशन ना लो। ठीक है, तो इसको यहाँ पे स्टॉप करेंगे बेटा, इंशाल्लाह बाकी बातें आपसे अगली क्लास में होंगी। ओके, अल्लाह हाफिज।